वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोक्स थ्योरम को, वो भी एक शॉट में। इसके प्रूफ और इसके साथ साथ इसके कुछ बेसिक्स डेफिनेशन को भी कवर करने जा रहे हैं, इसके स्टेटमेंट को भी कवर करने जा रहे हैं। तो जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के साथ साथ एग्जाम में इसका प्रूफ भी आ जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्टोक्स थ्योरम क्या होता है। तो स्टोक्स थ्योरम क्या एक रिलेशन है किसके, लाइन इंटीग्रल एंड द सरफेस इंटीग्रल के बीच का। तो पिछले क्लास में हमने जाना था ग्रीन्स थ्योरम, जो कि एग्जाम के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने क्या जाना था, वो 2 डायमेंशनल यानी एक प्लेन अराउंड द रीजन होता है। और ये हमारा क्या है, 3 डायमेंशनल के लिए स्टोक्स थ्योरम, जो कि लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करता है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा जरूर देख ले, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वेक्टर कैलकुलस कोर्स फुल कोर्स के नाम से चेकआउट कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए देखते क्या है स्टोक्स थ्योरम क्या है, इनेबल्स अस टू ट्रांसफॉर्म द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड ए वेक्टर ओवर द बाउंड्री सी ऑफ दैट सरफेस एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स क्या बोल जा रहा है, इसको मैं देखिए आगे समझाता हूँ। ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गया है। इसे बोल सकते हैं कि जो स्टोक्स थ्योरम होता है वो कब इनेबल्स होता है, कब स्टार्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है सरफेस इंटीग्रल का जो कर्ल होता है वो वेक्टर फील्ड ए का एक बाउंड्री के अकॉर्डिंग, सी बाउंड्री के अकॉर्डिंग। तो वही क्या हमारा स्टोक्स थ्योरम है। देखिए स्टेटमेंट एक है, उससे जानते पहले एक और स्टेटमेंट, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। द फ्लक्स ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, क्या है, द फ्लक्स ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ए ओवर सरफेस एस at any shape is equal to the line integral of the vector field a vector over the boundary c of the surface। अभी मैं इसे डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसको देखिए फॉर्मूला क्या है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लिया आप। द फ्लक्स ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, क्या है, द फ्लक्स ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड फंक्शन सरफेस। देखिए फॉर्मूला आपको कैसे याद करना है, कुछ नहीं, डेफिनेशन से ही फॉर्मूला याद होगा, या फॉर्मूला याद कर दीजिए, डेफिनेशन याद हो जाएगा। पहले क्या, द फ्लक्स ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ऑफ ए फ्रॉम द सरफेस एस। तो कर्ल ए होगा, देखो सरफेस है, तो सरफेस के लिए क्या होता है, मेरे बोला था सरफेस है नहीं डबल, तो डबल इंटीग्रेशन हो गया सरफेस, ठीक है, सरफेस ए वेक्टर अकॉर्डिंग। तो यहाँ लीजिए कर्ल ऑफ ए वेक्टर डी एस डॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या, इक्वल है किसका, फ्लक्स यानी क्या, इससे एक एरिया ऑफ द बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है, बाउंड्री से कितना एरिया में पास हो रहा है हमारा जो कर्व, मतलब जो ये कर्ल है, उसे ही बोलते हैं क्या, फ्लक्स। यानी एक एरिया से कितना फ्लक्स पार हो रहा है, एक एरिया से कितना लाइट, अब लाइट का एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमारा एरिया है, इस एरिया से कितना लाइट पास आउट हो रहा है। तो वैसे ही हम क्या बोल सकते हैं, वो कर्ल हो गया है, यानी फ्लक्स हो गया है, ठीक है। तो वो कर्ल हो गया एट एनी शेप, कोई भी शेप हो, इज इक्वल टू क्या, लाइन इंटीग्रल इक्वल टू हो गया, लाइन इंटीग्रल क्या है, ऑफ द वेक्टर फील्ड ए डॉट डी आर ए ओवर आ बाउंड्री सी। देखिए बाउंड्री सी यही है और कुछ नहीं, समझ में आया। मतलब डेफिनेशन से ही आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया है, जैसे मैंने समझाया उससे समझ में आ गया। आप देखिए क्या हमारा बोला जा रहा है, ये हमारा क्या है, वेक्टर फील्ड। पहले देखिए ये हमने क्या लिया, एक प्लेन लिया है, 3D में देख रहे हैं, ये एक्स वाई जेड, इधर भी क्या है, एक्स वाई जेड। यहाँ देखिए माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर क्यूब हो रहा है। देखिए सारा जो एरो है, देखिए कुछ सारा एरो इस साइड में है, सारा एरो यहाँ देखिए, एरो ऊपर का एरो इस साइड है, लेकिन नीचे का एरो कुछ इस साइड है। तो ऊपर क्या नेगेटिव है, ऊपर क्या एफ डॉट डी आर है। बेसिकली यहाँ पे यदि देखते हैं तो ऊपर पर इस साइड जा रहा, इधर भी ये से जा रहा, तो एफ डॉट डी आर ओवरऑल हम देखेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ओवरऑल एफ डॉट डी आर है, कुछ इस साइड जा रहा और एक इस साइड जा रहा, तो हमारे क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। अब बोलेंगे सर कि यहाँ तो ये है, ये कैंसिल आउट होना चाहिए, यहाँ जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे इस साइड जा रहा, इससे जा रहा, तो हमारे यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये मत देखिए, आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जो हमारा जो इस साइड फंक्शन जा रहा है, हमने क्या बोला, ये इंटीग्रल हमने यह क्या लिया, पॉजिटिव लिया, एफ डॉट डी आर क्या लिया, पॉजिटिव, यहाँ भी क्या पॉजिटिव, इसलिए दोनों क्या हो रहा है, अपोजिट होने के बाद भी ऐड हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ देखिए इधर जा रहा है, इसे नेगेटिव लिया है, और अपोजिट साइड जा रहा है उसे पॉजिटिव लिया, इसलिए ओवरऑल जीरो हो रहा है। बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए नेक्स्ट में समझाता हूँ। बेसिकली हमारा कहने का जो मतलब है, मीन्स है कि जो कर्ल ऑफ वेक्टर है वो इसे डिफाइन करता है क्या, कि जो प्लेन से कितना एरिया पास आउट हो रहा है वेक्टर फील्ड, वही हमारा जो कर्ल है, ठीक है। यानी द फ्लक्स ऑफ द कर्ल, आप बेसिकली डेफिनेशन याद कर दीजिए, द फ्लक्स ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ए, यानी डबल डेरिवेटिव होगा पहला नंबर, क्योंकि सरफेस यहाँ बोल दिया गया एस, ए वेक्टर बोल दिया है, तो कर्ल बोल भी दिया कर्ल, तो ए डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या है, सिंगल बोल दिया है, लाइन इंटीग्रल यानी सिंगल इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर।
बेसिकली फॉर्मूला और स्टेटमेंट दोनों सही हमारा प्रूव होगा। तो इसको प्रूव कैसे करते पहले, प्रूव के लिए क्या, प्रूव ऑफ स्टोक्स थ्योरम, लेट अस कंसीडर अ सरफेस एस विथ सी इट्स अ बाउंड्री, लेट अस calculate the line integral of the vector function a around the boundary c of that surface s। हमने यहाँ क्या जिम लिया, आपको कुछ भी याद नहीं करना, समझते चलना है। हमने कंसीडर किया एक सरफेस एस को जिसका सी क्या है, एक बाउंड्री है फर्स्ट। सेकेंड कंसीडर किया क्या है, हमें कैलकुलेट करना लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फंक्शन ए अराउंड द बाउंड्री सी ऑफ दैट सरफेस एस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है आपको, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अराउंड द बाउंड्री सी ऑफ द सरफेस एस। ठीक है, लाइन इंटीग्रल क्या होगा, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए लिखेंगे, ये हमने सरफेस से ले लिया है एस, इसके दो पार्ट में पहले हमने क्या लिया, इसे एक सरफेस ले लिया यहाँ बेसिकली, ये ए सरफेस हो गया है। ठीक है, ए सरफेस, तो लाइन इंटीग्रल क्या होगा, ये पूरा कर्व को क्या हमने बोल दिया, ये जो पूरा जो बाउंड्री है उसे हमने क्या बोल दिया सी। तो ठीक है, जो हमारे कर्व होगा, ये जो लाइन इंटीग्रल होगा अराउंड द क्या क्लोज कर्व सी ए डॉट डी आर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या बोला, नाउ लेट अस डिवाइड दिस सरफेस एस इनटू टू पार्ट। देखिए सरफेस जो एस इसे हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है, S1 S2 और उसके बाउंड्री को C1 C2। तो हमने वही लिखा है कि सरफेस को S1 S2 एंड हैविंग बाउंड्री C1 C2 रिस्पेक्टिवली। तो ए डॉट डी आर में क्या हो जाएगा, C1 ए डॉट डी आर 1 प्लस 5 C2 ए डॉट डी आर 2, यानी कर्व 1 यानी बाउंड्री C1 ये बाउंड्री C2 ए डॉट डी आर 2। वेक्टर तो सेम ही रहेगा लेकिन डी आर 1 R2 यहाँ जो बेसिकली डिस्टेंस वह चेंज होगा आर वेक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, इफ यू डिवाइड द सरफेस एस इनटू लार्ज नंबर ऑफ पार्ट S1 S2 SI SN हैविंग बाउंड्री C1 C2 CI CN, यानी हमने जो ये बेसिकली जो बाउंड्री है हम इसे लार्ज नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, कुछ इस तरह से बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो देखिए हम इसे किस तरह से लिखना है, ए डॉट डी आर है, एल C1 है, तो यहाँ देखिए सी है, ये पूरा होल है सी, जैसे C1 C2 C3 फिर CI होगा, यहाँ देखिए CI, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ आप नीचे लिख दीजिएंगे CI, यहाँ फिर लास्ट तक CN तक जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इस पूरे को इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, ये जो पूरे हमने ये जो प्लस में इसे समेशन दे दिया है, आई के वैल्यू 1 तक कहाँ तक जाएगा, एन तक, आई के वैल्यू 1 से लेकर एन तक जाएगा। देखिए आई की वैल्यू 1 रखिए, आई की वैल्यू 1 यहाँ देखिए, आई की CI है, फाई जो क्लोज कर्व है CI ए डॉट डी आर आई, आप यहाँ से वैल्यू देख सकते हैं, आई की वैल्यू 1 रखिए, देखिए ये आएगा, फिर 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे ये आएगा, अगर आई रखेंगे तो आई रखेंगे तो ये आएगा, अगर एन रखेंगे आई की जगह में तो ये आएगा। तो हमने कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ एस आई के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ए डॉट डी आर है तो ये मल्टीप्लाई कर दिया SI के साथ, डिवाइड कर दिया SI के साथ। तो आपको पता है कि इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी और SI टेंड्स टू 0 एंड इन दिस लिमिट वी मे राइट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी वहाँ बोल रहा है, देखिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी और SI टेंड्स टू 0 मतलब क्या है, वहाँ ऊपर देखिए मैंने लिखा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब क्या, इनफाइनाइट पार्ट्स ऑफ सरफेस, यानी सरफेस को हमने इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया है। और ऐसा ये 0 क्या, एरिया ऑफ अ सरफेस टेंड्स टू 0, यानी जो हमने ये जो पार्ट निकाला है, एक जो इनफाइनाइट पार्ट जो पार्ट ऑफ कर दिया, वैसे जो सरफेस है इसके में कितने पार्ट, मेनी मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में पार्ट कर दिया, यानी ब्रेक कर दिया है। उससे एक पार्ट का यदि हम बोलेंगे एरिया क्या होगा, तो वो टेंड्स किससे करेगा, 0 करेगा। तो वही SI टेंड्स टू 0 मतलब क्या, एरिया ऑफ अ सरफेस टेंड्स टू 0 और n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या, इनफिनाइट पार्ट्स ऑफ सरफेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या, n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, SI टेंड्स टू 0 एंड इन दिस लिमिट वी मे राइट। तो लिमिट हम यहाँ लिमिट पुटअप कर सकते हैं, लिमिट SI जो होगा वो टेंड्स टू क्या करेगा, 0 करेगा। यहाँ फाई है, CI है, ए डॉट DRI है, SI है। ठीक है, बाकी इसके जगह में, इस पूरे जगह में क्या लिख देना है, इस पूरे के जगह में जो है यहाँ देखिए, इस पूरे की जगह में क्या आ गया है, इस पूरे की जगह में आ गया है लिमिट, ये जो टर्म है हमारा एजिटिस है। तो ये जो फॉर्मूला है, यदि आपने कर्ल वाला लेक्चर देखा होगा तो ये जब ए डॉट डी आर पूरा ऐसा ही फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला, ये कर्ल का फॉर्मूला, कर्ल ए डॉट एन कैप क्या, ये डायरेक्शन बताता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, ये पूरा कर्ल, यानी ये जो पूरा हो गया लिमिट टेंड्स टू 0 तक, ये पूरा हमारा किस में चल गया, ये फॉर्मूला हो गया कर्ल ए डॉट एन कैप का। तो बस हम ये लिख सकते हैं, तो हम तो ये लेके चल ही रहे थे शुरुआत से ही। तो ये हमारा एजिटिस आ जाएगा यहाँ पे, फाई है अलॉन्ग दी बाउंड्री सी ए डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे, डबल इंटीग्रेशन कर्ल ए डॉट एन कैप डी एस। तो वेयर हम बोल सकते हैं यहाँ, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर
हैंस एन के इज इक्वल टू एन के हमारा यूनिट वेक्टर है, तो एन के वैल्यू 1 यहाँ रख देंगे, तो एन के वैल्यू 1। तो डेट इज हम बोल सकते हैं क्लोज कर्व सी अराउंड ए कर्व ए डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ओवर अ सरफेस कर्व ए डॉट ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये हमारा हो गया प्रूव। तो आपको यदि कहीं भी प्रॉब्लम हुआ हो बेसिकली तो आप हम कमेंट में ज़रूर पूछे। मैं बेसिकली आपको समझाना क्या चाहता हूँ, ये जो स्टेटमेंट है आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपको बेसिकली ये स्टेटमेंट याद करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये स्टेटमेंट याद कर ले, उसके साथ साथ ये फॉर्मूला। यदि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो प्रूफ को थोड़ा देख ले जरूर। यदि नहीं फिर भी यदि आपको नहीं समझा कमेंट जरूर पूछे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने आ रहे हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। आज चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।